कट जा रहा था। आज कट जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं। जैसे एनहाइड्रस अगर रहा ना, तो इसका मतलब हम लोग का वाटर नहीं है। कंसंट्रेटेड अगर रहा, इसका मतलब वाटर है। वाटर वाला पार्ट SN1 को फेवर कराएगा, तो उस केस में ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अगर वाटर नहीं रहा तो SN2 होगा, तो उस केस में फिर नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर इसके नीचे जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो 4HI लिखा है, तो बट हम लोग किए तो 5 आया था ना। उसमें तो 4HI लिखा है। नहीं, हम लोग सेम क्वेश्चन किए थे क्या? हाँ सेम ही क्वेश्चन है। ढंग से देखो, नहीं हम लोग सेम नहीं किए थे। क्या डिफरेंस है? वो आई दोनों बगल बगल में नहीं आएगा, यहाँ पे 3 बीच कार्बन, में। हाँ 3 कार्बन। तो 2 कार्बन के थे मेरे हिसाब से। वैसा एग्जांपल भी शायद होगा। हाँ, ये 5 नंबर, यहाँ पे बीच में 2 ही कार्बन है, तो दोनों पे आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। यहाँ पे 5 होगा। ये आंसर गलत है, 5 ऐसा करेक्शन है। सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हम लोग बस फिनॉल और मतलब कार्बन को रिप्लेस कर रहा है, तो SN1 SN2 क्यों मतलब चेंज हो रहा? कहाँ पे? 9 और 10 में। अच्छा, इसमें तो क्या है कि नहीं, नीचे वाले में भी SN1 नहीं होना चाहिए। अरे पता नहीं कौन लिखा है, करेक्शन कर लो। यहाँ पे SN2 ही होगा। बस ये है यहाँ पे कि नीचे जब SN2 होगा तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ऊपर में क्या है कि फिनॉल वाले साइड में तो रिएक्शन ही नहीं होगा। लास्ट क्लास में याद होगा कि बेंजीन वाले साइड से अटैच्ड ऑक्सीजन पर रिएक्शन नहीं यस सर। होगा, वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है कि 2 डिग्री कार्बन पर रिएक्शन हो, SN2 होगा। बेसिकली यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस पर आयोडीन अटैच होगा। नीचे वाले में भी अब यहाँ क्या है कि पहले वाले मिथाइल पे भी SN2 होगा और दूसरे वाले पार्ट में भी SN2 होगा। जब दोनों पे SN2 होगा तो फिर हम लोग रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्शन SN2 ही होना है। यहाँ पे भी करेक्शन है, इसमें कुछ गलती है। दोनों पे SN2 होना है। अब जब दोनों पे SN2 होना है तो उस केस में फिर हम लोग का जो लेफ्ट वाला साइड है, इस पे प्रेफरेबली SN2 होगा। मतलब अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ आयोडीन आएगा और दूसरे वाले साइड की तरफ हम लोग को OH ग्रुप मिलेगा। प्रोडक्ट सही बनाया हुआ है प्रोडक्ट में, बट नीचे मैकेनिज्म गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी और कोई डाउट? बताओ जल्दी, और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं सारा क्वेश्चन को ट्राई करो। हम साइड में लिख देंगे कहीं पे क्वेश्चन नंबर, तुम लोग लिखते चले जाओ, ज्यादा बेटर होगा। तो 1 मिनट बुकलेट शेयर कर लेते सर हो। आपको टेलीग्राम पे एक वो डाउट भेजा था। 1 मिनट। सर इसका एक बार मैकेनिज्म थोड़ा सा बताइए ना। लिखा क्या है ऊपर? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH? नहीं, अभी रुक जाओ। ये एक्चुअल में एक छोटा सा रिएक्शन है, NGP रिएक्शन, उसका पार्ट है ये कंडीशन होता है यस बेसिकली। सर, मतलब वो मैं पढ़ लिया था थोड़ा सा। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो OH माइनस है रिंग पे क्यों अटैक करेगा और प्लस चार्ज पे क्यों नहीं अटैक करेगा। फिर से बोलो एक बार। OH माइनस? सर मतलब इसमें एक मैकेनिज्म में एक स्टेप आ रहा है जिसपे जो OH माइनस है रिंग पे अटैक कर रहा है। वो रिंग पे मतलब एक 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है उस पे कर रहा है। हाँ, और प्लस क्योंकि चार्ज मतलब क्योंकि कंपाउंड की एरोमेटिसिटी मिल जाएगा। अगर रिंग पे अटैक कर दिया पॉजिटिव चार्ज वाले पे, तो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा, और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इसीलिए जो 3 मेंबर रिंग बना वो ब्रेक होने की टेंडेंसी में आएगा, ताकि हम लोग का कंपाउंड एरोमेटिसिटी गेन कर ले। ठीक है, ये सर मतलब ड्राइविंग फोर्स एरोमेटिसिटी है मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स है भाई। एरोमेटिसिटी कोई छोटा मोटा फोर्स नहीं है। ठीक है, यस सर। बताएंगे वो एनजीपी रिएक्शन में, बताएंगे 3-4 स्टैंडर्ड रिएक्शंस है, वो एनजीपी वाले पार्ट में मेंशन कर देंगे।
तुम लोगों को ये जो ग्रीन वाले क्वेश्चन है सब होमवर्क हम दे चुके थे, जहां तक हमको ध्यान है। जो रेड वाले क्वेश्चन वो होमवर्क नहीं दिया था ना बुकलेट में कभी भी। चलो एक मिनट, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उन सबको ट्राई करो। कुछ भारी क्वेश्चन देंगे, कुछ आसान क्वेश्चन देंगे, ताकि तुम लोगों का प्रैक्टिस हो कुछ अच्छे क्वेश्चन का, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देंगे ताकि तुम लोगों को मैकेनिज्म लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। 15-20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, ये तो शायद दे चुके हैं हम, जहां तक हमको ध्यान है सब दे चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 20। 22, 25, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। 26, 27 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, रिवर्स डायरेक्शन में जाने का। प्रोडक्ट दे रखा है और तुमको मालूम करना है कि रिएक्टेंट क्या रहा होगा। तो ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं होगा, बट स्टिल एक अच्छा क्वेश्चन है, तो शुरुआत के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, 31, 36, 37, 52 सोच के देखो, बहुत मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है। 52 सोच करके देखो, ऑल्दो ये पॉइंट आएगा कभी आगे, बट स्टिल जितना हम लोग पढ़ चुके उससे बन जाएगा सवाल। 52, थर्टी थ्री। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या? 34, क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर चुके हैं क्या? ये है ना, किसी का डाउट भी था शायद, जहां तक हमको ध्यान है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ढूंढ रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, सर क्वेश्चन 33 नंबर, मेंस लेवल वाले का ना? हाँ मेंस लेवल वाले का। 39, 40, 42, 43,
55, पिनेकॉल की रीअरेंजमेंट बताया क्या तुम लोगों को? यस सर। 56, एडवांस वाले में क्वेश्चन नंबर 16, एडवांस वाले के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया भाई? ऊपर क्यों मिट जा रहा है? अबे क्या दिक्कत है? नाइनटीन 20 एक दो अच्छा मैकेनिज्म वाला सवाल था सब्जेक्टिव, एक में बाकी क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये सेकंड पार्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 16, एटीन डिसेंट सवाल है, अच्छे से सोचना, समझ में आ जाएगा। ढंग से सोचना कि प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, बस ये सोचना है तुमको। एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, H हटेगा, नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज होगा। बस ये छोटा सा हिंट है कि अगर रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, H हटेगा और फिर उसके बाद नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज होगा। इसके आगे का प्रोसेस फिर से सोच सकते हैं।
मैच द कॉलम का क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले, जिसको जो भी डाउट होता जाएगा अपना पूछता जाएगा और इतने क्वेश्चन ट्राई करते जाओ। इसके बाद फिर हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं आराम से। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जब साइक्लोहेक्सेन को हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर मतलब हाइड्रोजन को हम लोग जैसे उसका कॉन्फ़िगरेशनल आइसो मतलब जैसे कन्फॉर्मर बनाते हैं तो उसमें एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पोजीशन होता है ना, तो जब उसको 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक को फिर अगर से एक बार सवाल बोल, फिर से बोल। सर मतलब साइक्लोहेक्सेन को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वो कॉन्फ़िगरेशनल मतलब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पेयर फॉर्म, ये कोट सर फॉर्म, है ना? तो उसमें एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है ना, हाँ। तो जब हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर इक्वेटोरियल वाला को ऊपर लेते हैं तो फिर एक्सियल को नीचे क्यों लेते हैं 2D में? एक्सियल एक्चुअल में नीचे नहीं होता है कभी भी, एक्सियल रिंग से बाहर के डायरेक्शन में होता है। मेरे पास मॉलिक्यूलर मॉडल सेट था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आता। मतलब जो वर्टिकल लाइंस होता है ना, चाहे वो ऊपर जाए वो नीचे जाए, अगर वर्टिकल लाइंस है तो बिल्कुल रिंग के प्लेन के एकदम ऊपर या नीचे चला जाता है, उसको एक्सियल बोलते हैं। और बाकी जो बॉन्ड्स है, जैसे एक अगर वर्टिकली ऊपर चला गया तो दूसरा जो बॉन्ड है उसके 109 डिग्री पे सोच करके देखो, तो रिंग के ऑलमोस्ट प्लेन में होता है, तो कहीं नीचे नहीं होता। देखते एक्सियल जो बॉन्ड्स है, अगर एक कार्बन पे ऊपर है तो जस्ट बगल वाले कार्बन पे दोनों एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ होगा, तो नीचे नहीं होता यस हमें। सर। जो भी वर्टिकल बॉन्ड है उसके 109 डिग्री पे रिंग के बाहर के डायरेक्शन में बनाना होता है, ऐसा समझ लो। जैसे मान लो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम ऐसा दे रहे हैं, चेयर फॉर्म, तो अगर हम यहाँ पे ऊपर बनाए सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वर्टिकल लाइन सबसे ऊपर, तो जो इस पे बचा हुआ इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो रिंग के बाहर के डायरेक्शन में और ऑलमोस्ट 109 डिग्री पे होना चाहिए। तो 109 डिग्री ऊपर वाले पॉइंट से ऑलमोस्ट दिख रहा और दूसरा रिंग से बाहर जाता हुआ दिखना चाहिए। तो जस्ट बगल वाले पे अगर हम लोग नीचे के डायरेक्शन में बॉन्ड बनाए तो रिंग से बाहर जाते हुए और इस बॉन्ड से 109 डिग्री, तो जैसे एक ये जो जाएगा ये रिंग के साइड में जाता हुआ दिख जाएगा, तो इसलिए रिंग के साइड से बाहर जाता हुआ बॉन्ड दिख रहा है। अगर ऊपर वाले पार्ट पे जाते हैं तो ऊपर वाले में भी अगर अंदर की तरफ बॉन्ड बनाएंगे तो रिंग की तरफ जाता दिखेगा, इधर नहीं डाल के दूसरी साइड बनाया करते हैं। बगल वाले में फिर से वर्टिकल बॉन्ड आएगा तो रिंग से बाहर जाता हुआ 109 डिग्री, नीचे वाले पार्ट में रिंग से बाहर जाता हुआ 109 डिग्री, इस टाइप से हम लोग बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है। और सर जब इसको 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको मतलब इसी चीज को अगर हम लोग को 2D में रिप्रेजेंट करना होगा तो 2D ही तो है, 3D थोड़े ना है। सर इसको तो मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, 2D वाला में वेज डैश से अगर करना होगा तो वेज डैश नहीं कर पाएंगे ना इसमें। वेज डैश करने के लिए एक एटम होना चाहिए या दो एटम होना चाहिए, रिंग है। अब रिंग में जैसे मान लो कि पहला वाला पॉइंट है, इसको हम लोग सॉलिड पे लेंगे डैश पे लेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी वेज डैश वाला टाइप का चीज नहीं होता। ऑल्दो इस टाइप का कर सकते हैं हम लोग, यहाँ एक सॉलिड पे है और एक डैश पे है, एक सॉलिड पे है और दूसरा डैश पे है, तो इस पे दूसरा एटम डैश पे है, यही करना होता है। बट उसमें जो तुम बोल रहा है ना सॉलिड और डैश वाला, तो इस तरीके का होता है कि जो हम लोगों का सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा ऐसा होता है। जैसे अगर मान लो हम इस वाले पॉइंट के हिसाब से बोलते हैं, ये जो हम इसको रेड से मार्क कर रहे हैं, ये इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा एटम है, ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाता दिख रहा। तो इस केस में ये हम लोग के लिए ट्रांस पोजिशन है। इसका मतलब एक्सियल एंड एक्सियल बगल वाले एटम पे 1 2 एटम अगर लेकर के चले तो एक्सियल एक्सियल को ही हम लोग ट्रांस बोलेंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने का है। और एक और उसमें पॉइंट आता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी ट्रांस में ही आता है, ना कि सिस में। देख के ऐसा लग रहा है कि पास में जा रहा है, बट जब भी कभी हम लोग रिंग फ्लिप करते हैं, रिंग फ्लिप का मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, जब भी कभी रिंग फ्लिप करते हैं तो सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक्सियल एक्सियल जो एक जगह दिख रहा है वो हम लोग रिंग फ्लिप के बाद इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में दिख जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों का ही डिस्टेंस मैक्सिमम होता है।
मिनिमम डिस्टेंस होता है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का, इस चीज को सिस बोला जाता है। एक्सियल इक्वेटोरियल को अगर फ्लिप भी करेंगे तो इक्वेटोरियल एक्सियल बनेगा, ये छोटा डिस्टेंस पर आता है। तो यहाँ जो सिस ट्रांस बोलने का तरीका ये थोड़ा अलग है, इधर वाले पार्ट में सिस ट्रांस बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, बट एक्चुअल में होता क्या है ना, ऐसा समझ लो कि अगर ये ग्रीन वाला बॉन्ड एकदम वर्टिकली ऊपर है, एकदम वर्टिकली ऊपर, तो ये जो डैश्ड वाला पार्ट है ये वर्टिकली नीचे नहीं जा रहा होगा, ये 109 डिग्री पे ओरिएंटेड होगा। और दूसरे वाले साइड में ये जो डैश्ड वाला बॉन्ड है ये वर्टिकली एकदम नीचे रहेगा, और ये ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा ये 109 डिग्री पे सॉलिड की तरफ रहेगा। इस टाइप से ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। यस सर। अब मॉलिक्यूलर मॉडल सेट अगर रहता है तो उसको समझना रिलेटिवली आसान है, तुम देख लेना, नेट पे देखना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, वहां से आराम से समझ सकते हैं इस चीज को। सर एक और मतलब इंटरेस्टिंग चीज पता चला था, जो हम लोग हंस डी का रिएक्शन मतलब पढ़े थे ना, कि उसका जो मैकेनिज्म है अभी तक डिसाइडेड नहीं है। हम्म, कि मतलब हम लोग फ्री रेडिकल मानते हैं क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब बस इसी हाँ बेसिस पे। हाँ, इसीलिए उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग काम कर नहीं समझते हैं, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं है। अगर मैकेनिज्म मेंशन भी करते हैं तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कभी मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन नहीं है उसमें। बट ठीक है, अपने को तो उसका मैकेनिज्म भी काम का नहीं है बहुत ज्यादा, तो क्यों दिमाग लगाना। और कोई डाउट तो बताओ। चलो ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन फटाफट, अगर कोई डाउट होता जाएगा तो पूछते जाएंगे।
सर, हाँ बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 में बी में कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 में बी में कैसे करेंगे? ये वाला नहीं, ये तो बहुत आगे। नहीं, एकदम आगे। एक्सरसाइज 1 ना? हाँ, पेज नंबर 4। प्रिडिक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस यूजिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ HI। ये वन इक्विवेलेंट यूज करना है, तो दोनों जो कार्बन है, पहले तो सबसे पहले यही करना है अपने को कि जो अपना ऑक्सीजन है इससे हाइड्रोजन अटैच होगा। दूसरा, दोनों बगल वाले कार्बन का डिग्री देखो, पहले वाले का डिग्री 1 दिख रहा है, दूसरे वाले का 1 दिख रहा है, रेजोनेंस प्लस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला पार्ट SN2 करना प्रेफर करेगा, दूसरा वाला पार्ट भी SN2 करना प्रेफर करेगा। अब जब दोनों SN2 करेगा तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, पहले वाले साइड का या दूसरे वाले साइड का? दूसरे वाले का। तो जब दूसरे वाले का ज्यादा रिएक्टिविटी होगा मतलब ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आयोडीन अटैच होगा, तो इधर से एक प्रोडक्ट और दूसरे साइड से दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है। समझ गया।
सर क्वेश्चन नंबर 27 में बी वो पूरे इक्वेशन का पार्ट है कि अलग क्वेश्चन है वो? बी अलग क्वेश्चन है। मतलब पहले वाले पार्ट में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूसरे वाले पार्ट में 1 प्रोडक्ट बन रहा है। यस सर। तो 34। 34 में ठीक, तो क्या दिक्कत है? दो प्रोडक्ट बनाने बोल रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेरे हिसाब से तो 0 ही होना चाहिए। क्यों हम 0 गेस कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है जब, तो एक ही अल्कीन बन रहा है। तो एलिमिनेशन के बाद अगर एक अल्कीन मिल रहा है, इसका मतलब एलिमिनेशन से पहले 0 होना चाहिए वैल्यू। अब दोनों का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो 2 पेंटीन, 2 पेंटीन का मतलब हो गया ये स्ट्रक्चर, 2 पे मिथाइल भी है ये स्ट्रक्चर। और दूसरा बोला है 4 मिथाइल 2 पेंटीन, तो 2 पेंटीन और 4 मिथाइल, 4 मिथाइल तो हो ही नहीं सकता। 4 मिथाइल कैसे पॉसिबल है? हो तो सकता है। हो सकता है इधर से ऐसा। हाँ। अच्छा हाँ सॉरी, नंबरिंग तो हम लोग अल्कीन के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज सोच करके देखो कि हम लोग कौन सा अल्काइल हैलाइड लेकर के चले ताकि ये दोनों अल्कीन्स पॉसिबल है। तो ऐसा कर ले, ये ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। गेस कर सकते हैं कि हेलोजन कहाँ पे होगा? बीच में। ठीक है, अगर यहाँ हेलोजन होगा तो दोनों साइड एलिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये ऑल्दो मतलब ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। वही मतलब रिएक्टेंट क्या है इसके बारे में सोचने के लायक एकदम बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री सवाल है। जेई एडवांस में यहाँ से चीजें शुरू नहीं होती, यहाँ पे इतना सिंपल कोई पूछता नहीं है। जेई मेंस में इस तरह का सवाल पूछेगा, एम्स में ऐसा सवाल पूछा जाता था, नीट में पूछा जा सकता है। ऑल्दो पिछले 2 साल से जैसा पेपर आ रहा है, तो हमको नहीं लगता है पिछले 3 साल से इनफैक्ट ऐसा सवाल पूछना चाहिए, बट स्टिल किसी दिन अगर उन लोगों का मूड घुमा तो फिर इस तरह का सवाल, इतना बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। यही लेवल का सवाल पूछा जाएगा इनफैक्ट। इस तरह का सवाल में अगर स्ट्रक्चर गेस करना है तो सिंपली ट्राई करना कि जो स्ट्रक्चर दिया है ना प्रोडक्ट में, वो बना लेना। क्योंकि जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या निकल के आना चाहिए। बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए हवा में बात मत करना। जब भी प्रोडक्ट दिया है उसका स्ट्रक्चर गेस भी मत करो, ड्रॉ कर लो, तब उससे स्ट्रक्चर गेस कर पाना रिलेटिवली इजी होगा। ट्राई करो बाकी क्वेश्चंस। सर जब क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म का बात हुआ है, जैसे मतलब 24 में 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स, तो मतलब वैसे क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा एज्यूम करना है कि फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमेरिज्म होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस केस में ऑप्टिकल भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट को कंटिन्यूएशन में पढ़ो। गिव्स टू आइसोमरिक अल्कीन, तो यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर भी है ना, पोजिशनल आइसोमर। बेसिकली जो अल्कीन है वो पोजिशनल आइसोमर है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोगों के पास कंटिन्यूएशन में दे दिया है स्टेटमेंट, फाउंड टू गिव 2 आइसोमरिक अल्कीन्स 2 मिथाइल 2 पेंटीन एंड 4 मिथाइल 2 पेंटीन। तो पता चल गया स्ट्रक्चरल आइसोमर है। आगे एक सवाल हम और दिए तुम लोगों को, उसको ट्राई करना है तो तुमको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा सवाल में। सिमिलर सवाल है, आइसोमरिक भी पार्ट है, बस वहां पे थोड़ा अलग है, ठीक है। आइसोमरिक में कुछ भी हो सकता 36। है, ऑप्टिकल भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, फिक्स्ड रूल नहीं है, ठीक है। कौन सा शायद 36। 26, 30 36। 36। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसेस 2 अल्कीन्स, 2 अल्कीन्स मतलब कोई भी 2 अल्कीन। अब वो 2 अल्कीन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, 2 अल्कीन ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकता है। सोच के देखो।
सर, हाँ बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 36 में तो ब्रोमीन कहीं भी लगा हो सकता है। हाँ तो ब्रोमो साइक्लोडेकेन बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन के लिए कोई पोजीशन नहीं, और जहां भी ब्रोमीन लग जाएगा वही उसका पोजीशन हो जाएगा। हाँ, तो फिर कहीं भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। यही फर्क पड़ रहा है। मेजर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मेजर प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक ही तो डबल बॉन्ड बनना है, तो डबल बॉन्ड कहीं भी लगाएंगे तो एक ही डबल बॉन्ड बनना है। तो अगर हम लोग मेजर प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? हाँ मेजर प्रोडक्ट कैसे पता चले, ये सवाल ठीक है। जैसे सवाल ये है कि हम लोगों का ब्रोमोसाइक्लोडेकेन वाला पार्ट दे रखा है, इसमें हम लोग एलिमिनेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे हम लोग का जो कार्बन है जिसमें हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट अटैच्ड है, अल्फा कार्बन इससे अटैच, दोनों बीटा कार्बन सेम है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसी भी साइड बनाओ उससे फर्क तो नहीं पड़ रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो कॉमन है। लेकिन कल एक पॉइंट रिपीट किए थे, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सुना होगा तुम लोगों ने, कि हम लोगों का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का केस निकल के आता है उसमें नॉर्मली 7 मेंबर्ड रिंग तक पाई बॉन्ड के लॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता, बट 8 एंड हायर रेंज में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता है। तो जो हम लोग का पहला स्ट्रक्चर है उसको तो छोड़ देते हैं, जो मान लो दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा है, इन दोनों में डबल बॉन्ड वाले पार्ट को देखो, तो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों कार्बन चेन एक ही तरफ जा रहा है, इसका मतलब सिस स्ट्रक्चर है। और दूसरे वाले केस में दोनों पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पाई बॉन्ड के लॉन्ग दोनों के दोनों कार्बन चेन वाला पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो इस केस में हम लोगों का दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आ गया। तो जो यहाँ बोला है प्रोड्यूसर्स टू अल्कीन, ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। मेजर कौन सा होता है, सिस ट्रांस? सिस सिस ट्रांस। ट्रांस सस्ते नॉर्मली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बट इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से इस स्ट्रक्चर में जो सिस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ट्रांस। तो हम लोग का मेजर प्रोडक्ट आराम से सिस वाला पार्ट निकलेगा, बट अदरवाइज बाकी सब जगह हम लोग का ट्रांस ही मेजर निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ दो फैक्ट है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8 मेंबर रिंग है उससे हायर में हम लोग को मिल जाता है, और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इन जनरल ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है, बट इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से, जो हम लोग का यहाँ का स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ट्रांस का स्ट्रक्चर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस। तो मेजर कौन सा हो जाएगा, सिस वाला पार्ट। ठीक है, सर, जो तो हम लोग जो 6 मेंबरिंग में वो वाला आइसोमेरिज्म करते थे कि एक बार क्लोरीन ऊपर लगा दिए दोनों, एक बार एक ऊपर एक नीचे, तो वो भी तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ही काउंट करते थे। नहीं हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हो साइक्लो अल्कीन के लिए बोल रहे हैं। एक तो साइक्लिक कंपाउंड, इस साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करा सकते हैं, एक ही अलग स्टेटमेंट हो गया। एक साइक्लिक कंपाउंड में अगर अल्कीन है तो ये अल्कीन के अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या? तो अगर साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तब उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा ओरिएंटेशन नहीं बना सकते अनलेस के रिंग का साइज 8 या उससे बड़ा हो। अगर रिंग का साइज बड़ा हो गया, जैसे तो ऐसा समझो यहाँ पे एक डंडा ऐसा बांधा हुआ है ना, जैसे वो धनुष टाइप का चीज है, तो धनुष टाइप इस टाइप का रहता है। तो अगर हम लोग रस्सी छोटा रखेंगे तो रस्सी बिल्कुल इसी साइड से बंधा हुआ रहेगा, रस्सी को ढीला करते जाओ, जब ढीला करेंगे ढीला करेंगे ढीला करेंगे, इतना बड़ा ढीला कर दो कि दूसरे साइड से रस्सी बांध दे। ऑलमोस्ट इस टाइप का चीज है यहाँ पे, कि हम लोगों का ये जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है इसके अलॉन्ग दूसरे साइड दो कार्बन अगर रखे तो उस केस में जो रस्सी है वो इतना छोटा रहेगा कि एक ही साइड से आ सकता है, दूसरे साइड से वो स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। बट यहाँ पे अगर हम लोग 4 कार्बन डाल दें ओवरऑल, मतलब रस्सी जो है उसका लेंथ थोड़ा बढ़ा दे, तब उस केस में हम लोग का जो ग्रुप है वो दूसरे साइड से भी घूम करके आ सकता है। ऐसा बेसिकली ये कंसेप्ट है। तो साइक्लो अल्कीन में डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं, ना कि साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ये साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, यस सर। समझ आया तान्या? यस।
सर SN2TH रिएक्शन क्या होता है? SN2TH रिएक्शन हम बताए थे, SNE को ही बोला जाता है, अगर आपको याद हो तो ये मेंशन किए थे हम। SNE बोलते हैं, नहीं तो SNTH बोलते हैं। TH क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। याद आया? यस सर। सर तो SNA क्या होता है? SNE मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। याद है कल का जो हम लोग रिएक्शन बता रहे थे? चलो कल वाला नहीं बता रहे, OTS वाला बताते हैं। जब हम लोग OTS के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो पहले अल्कोहल वाला ग्रुप ऐड हो रहा था, फिर उसके बाद क्लोरीन वाला ग्रुप रिमूव हो रहा था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज SNAE या SNTH बोल देते हैं। SN2 जैसा होता है। SN2 तो एग्जैक्टली नहीं है ना, तभी तो SN2 नहीं बोल रहा है। याद है ना ये स्टेप? याद है ना? सर तो ये इसका कैसे बताएंगे कि कौन सा? क्वेश्चन नंबर 52। दिमाग लगाएंगे तब पता चलेगा। अच्छा। अरे कल ही तो एक बेसिक डिस्कशन हुआ था। सवाल पूछा क्या है? 62 पढ़ो एक बार सवाल। How many reactions given below are proceed through SN2TH reaction? तो सवाल इससे मतलब नहीं रख रहा कि कौन सा रिएक्शन SN2TH के थ्रू हो रहा है। सवाल इससे मतलब रख रहा है कि हम लोगों का रिएक्शन कहाँ पे प्रोसीड कर रहा है, मतलब फिजिबल रिएक्शन कौन सा है, क्योंकि उसी टॉपिक का सवाल है बेसिकली। होना चारों में वही है, अगर पॉसिबल हुआ तो चारों में वही होगा, बट फिजिबल रिएक्शन कौन सा है, समझे? तो बेसिकली वो SN2TH का रिएक्शन नहीं है, वो फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन का सवाल है कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल हो सकता है। उससे एक अच्छा कंसेप्ट पता चलेगा अपने आप। ये हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखते हैं SN2TH जब हम पढ़ाते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तब वहां पे पॉइंट आता है, बट उससे पहले ही सीख लेंगे पॉइंट, क्योंकि स्टेबिलिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। लिविंग ग्रुप एबिलिटी से कंपेयर करके देख लो, बेसिक स्ट्रेंथ से कंपेयर करके देख लो, डायरेक्ट स्टेबिलिटी से कंपेयर करके देख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है? सर 52 का D कैसे होगा? एक मिनट। 62 का ना पेज 52 नंबर सर पेज नंबर 6। इसका D कैसे होगा? यस सर। अबे गधा इंसान। फिर
सवाल तो ढंगा पूछा करो। यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या निकलेगा? ये निकलेगा। सर ये तो खराब लिविंग ग्रुप है ना। एक मिनट, काहे दुखी हो रहा है? निकलेगा ये ना। यस सर। इन दोनों में ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? C2H5 वाला। तो फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब तुम्हारे उस सवाल का जवाब देते हैं कि ये तो खराब लिविंग ग्रुप है, तब क्यों निकलेगा। उस सवाल का जवाब ये है बेसिकली कि जब हम लोग का SN2TH रिएक्शन होता है ना, और ये सवाल का जवाब हम ऑलरेडी दिए हुए पहले, याद नहीं हुआ तुम लोगों को, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का इस पूरे कंपाउंड के अंदर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। कभी भी एक पुअर लिविंग ग्रुप को इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हटा सकता है, क्योंकि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जब उसको हटाएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड एक्सचेंज ज्यादा मिल रहा है, और नॉर्मली उधर रेजोनेंस का कंसेप्ट आ ही रहा होगा। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलता है, डबल बॉन्ड से स्टेबिलिटी मिलता है, इसीलिए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पुअर लिविंग ग्रुप को हटा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। और पहला सवाल कि हम लोगों का सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके देखो, NH2- स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू C2H5O-, इसका मतलब NH2- रिएक्शन को आगे ड्राइव करेगा। चलो इसमें एक और कंसेप्ट बताते हैं। अब एक और सवाल का जवाब देना। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं आराम से, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है और क्यों? नीचे रिएक्शन से मत सोचना, डायरेक्ट अप्रोच बताओ। इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है और क्यों? डायरेक्ट आंसर चाहिए, ये नहीं कि नीचे का रिएक्शन के हिसाब से सर ये ज्यादा स्टेबल दिख रहा है क्योंकि रिएक्शन फिजिबल है, वो इनडायरेक्ट आंसर हुआ। डायरेक्ट बताओ। बताओ भाई कोई भी। पहला वाला, क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा स्टेबल होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा तो स्टेबिलिटी कहां से आ गया? सर दूसरा वाला, क्यों? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन। दोनों रेजोनेंस में जा सकता है, दोनों प्लस में बेसिकली। ज्यादा प्लस में कौन सा होता है? नाइट्रोजन। तो ज्यादा प्लस एम, मतलब वही कंसेप्ट है, प्लस चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल है, तो बेसिकली प्लस एम हम बोल दे रहे हैं। ज्यादा प्लस एम नाइट्रोजन का है, मतलब ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस सेकंड वाले केस में होगा, ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी बनाएगा कंपाउंड का। ठीक है, यस सर। ये भी एक तरीका है स्टेबिलिटी को समझने का और रिएक्शन के फिजिबिलिटी का। आएगा जब टाइम तो उस टाइम पे बताएंगे। ट्राई करो आगे क्वेश्चंस, इसलिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि तुम लोग को एक बार पूरा ओवरव्यू फिर से तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तुम लोग क्योंकि भूलता जा रहा है थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा।
सर एक बार 43 डिस्कस कर सकते हैं क्या, मेंस वाले एक्सरसाइज का? पेज नंबर पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 कहाँ गया भैया? 18 पेज नंबर 15 16 17 18 क्वेश्चन नंबर 43। 43 तो है ही नहीं यार इसमें। ये वाला यस सर। ओके चलो। तुम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बहुत पहले बताए थे, एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है? यस सर, सबसे फास्टेस्ट रेट में होता। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हेक्सेन टूओल दे रखा 3 4 5 6। हेक्सेन टूओल का मतलब हो गया यहाँ पे OH होगा और 6 क्लोरो मतलब यहाँ पे क्लोरीन होगा। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला एक चीज ये है कि हम लोगों का एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है इधर, फिजिबल है या नहीं है? यस सर, होगा। होगा। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो यहाँ से H+ हटेगा, माइनस चार्ज बनेगा, ठीक है? सर अगर फिजिबल नहीं भी होता तो भी हम लोग के पास हीट तो था ही। तो भी हम लोग के पास हीट तो रिएक्शन में नहीं, प्रेजेंट चलो था ही। ठीक है, हीट हम हटा देते हैं, हीट की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? एक ये हो गया O-। मान लेते हैं कि फिजिबल नहीं भी होता, मान लेते हैं कि नहीं होता, यहाँ पे इसकी जगह कुछ दूसरा चीज होता, तो तुम्हारे हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए था? ऑप्शन ये होना चाहिए था, ए, है ना? यस सर। है ना? मान लेते फिजिबल रिएक्शन नहीं होता, एसिड बेस फिजिबल नहीं होता, तो हम लोग के हिसाब से ए आंसर होना चाहिए। चलो NH2 की जगह मान लेते कुछ और दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता, NU कर लेते हैं, ठीक है? तो NU होता, वो भी गलत आंसर था। एक स्टेटमेंट हम चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ जो रिएक्शन हुआ है ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है? सर इंटरमोलिकुलर है ये वाला जो एरो बनाया ना अभी। हाँ, जो ग्रीन वाला है वो इंटरमोलिकुलर है, और रेड वाला क्या है? इंट्रा। बेटर कौन सा होता है? इंट्रा। यस सर, समझ गया। ये स्टेटमेंट रिपीट कर चुके हैं, इंटर और इंट्रा में पहले हमेशा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। तो NH2 हो या ना हो, वो तो इनफैक्ट होने से आदमी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, बट हो या ना हो दोनों केस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन एटम कार्बन पे अटैच होगा, तो ऑक्सीजन पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब ऑक्सीजन को इंक्लूड करके 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑल्दो सोच लेना कि ऑप्शन डी ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन को इंक्लूड करके 6 मेंबर रिंग है, और ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पे एक मिथाइल ग्रुप आना है। तो ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है दोनों साइड में से किसी भी साइड एक मिथाइल ग्रुप आना है, ये ऑप्शन डी आंसर होगा। तो ये NH2 के वजह से नहीं हो रहा है, रेदर इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के पॉसिबिलिटी की वजह से हो रहा है। और ये स्टेटमेंट बहुत पार्टिकुलरली ध्यान रखना, इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन स्पेशली जे एडवांस के लिए तो मस्ट है, मतलब पहला एंगल ही इंट्रामोलिकुलर होना चाहिए। पहले कभी भी रिंग दिखा, और रिंग में नहीं, पहले चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन देख के एक भी जगह रिंग दिख गया तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भैया इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह रिंग का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर ओपन स्ट्रक्चर और चारों ऑप्शंस में रिंग कहीं भी दिख गया, पहले सोच लो कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होना ही होना है, और अगर होना है तो उसके हिसाब से क्या होगा, और अगर नहीं होना है तो फिर तो बात खत्म ही हो गया, फिर तो सोचना ही नहीं है। ट्राई करो आगे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा हम क्या बोल रहे थे, मेरा ऑडियो म्यूट था,
बोले कल क्लास का टाइमिंग जो है वो सेकेंड हाफ में रहेगा 2 बजे के बाद से, तो थोड़ा एक्टिव रहना 2 बजे के बाद। कभी भी मैसेज आ सकता है क्लास के लिए, उस टाइम पे क्लास अटेंड कर लेना, मैसेज ड्रॉप करवा देंगे और कॉल करवा देंगे तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए। सर थोड़ा 3 बजे आराम करिएगा, 3 बजे कराएंगे, हाँ ठीक है मतलब चलो। 2 मत रखिएगा, कल एग्जाम है। अच्छा ठीक है, तो 3 बजे से कर लेंगे। 3 से मतलब 3 बजे से एग्जैक्टली 3 बजे होगा या 3:30 बजे होगा, 3:15 बजे होगा, नहीं मालूम, बट 3 बजे से लेकर के ऑलमोस्ट 5 बजे तक के अराउंड का टाइम रहेगा। सर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहाँ गया भैया? 56 में पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट का सवाल है। तो अगर तुम लोग को याद हो तो पहले बोले थे उस OH को हटाओ जिसको हटाने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, पहला कार्बोकेटायन और ये दूसरा कार्बोकेटायन। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहले दूसरा ये वाला। दूसरा वाला। पहला वाला। रीजन के साथ बताओ, पहला वाला दूसरा वाला। अगर पहला तो क्यों और दूसरा तो क्यों? सर पहला वाला 6 हाइपर कंजुगेशन है वहाँ पे। हाइपर कंजुगेशन है, तो इसलिए पहला वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो पहला OH हटेगा, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दूसरा वाला नहीं हट रहा। और एक बार जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो उसके बाद हम लोग का रीअरेंजमेंट तो होना ही होना है एनी हाउ, क्योंकि जस्ट बगल वाले OH की वजह से उसको प्लस में मिलेगा। तो ऐसा लिख देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, जस्ट बगल वाले पे हम लोग का C2H5 है और ऊपर भी C2H5 है, C2 कर देते, चलो H5 भी लिख देते हैं, और यहाँ नीचे OH है। पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो उस केस में एक ही ऑप्शन है हम लोग का इथाइल शिफ्टिंग का। जब इथाइल शिफ्टिंग होगा तो अपने पास ऑप्शन में C2H5 आ गया एक तरफ, और दूसरे वाले साइड में हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे OH वाला पार्ट। फिर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से H+ हटेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए, मतलब ऑप्शन 1 पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट का सवाल है। बहुत एलिमेंट्री सवाल है, इजी सवाल है। सर बी दिया है। बी कैसे दे सकता है भाई? ना, गलत दिया है, चेंज कर लो, ऑप्शन ए आंसर होगा। पक्का भी दिया है, बाकी लोग भी चेक कर लो भाई, इसका आंसर बी दिया है कि ए दिया है। दिया हो तो आंसर चेंज करा देंगे। यस सर बी है। ठीक है, आंसर चेंज कर लो, ए होगा।
सर एडवांस वाले पार्ट में 20 का डी क्यों दिया? एडवांस वाले पार्ट में 25 का डी। नहीं सर 20 का डी दिया सर। पेज नंबर पेज नंबर 40 है मेरे में। तुम्हारे में 40 है, पेज नंबर गलती हो गया। अच्छा बुकलेट है ना तुम्हारे पास, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट है? सर सिंगल करेक्ट है। सर यहाँ तो SN1 होगा तो कार्बोकेटायन तो बन ही रहा। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। सर ए होना चाहिए ना। नहीं, सर पैरेलल प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका 2 बनेगा। उसके हिसाब से दूसरा वाला भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है। यस सर। सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं है, सी। दूसरा वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। पहला वाला पार्ट एक कायरल सेंटर है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक आर होगा और दूसरा एस होगा। इसका मतलब रेसमिक मिक्सचर होगा। अगर रेसमिक मिक्सचर हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मतलब ओवरऑल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो तो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव ही था। दूसरे वाले साइड से जो मिक्सचर बना वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था, मतलब नेट आउटपुट ऑप्टिकली इनएक्टिव का रहा। तो प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, गलत स्टेटमेंट है, ये छोड़ दिया। टोटल 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, पहले ही समझ में आ गया तुम लोगों को कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब पहला ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है, बच गया टोटल 2 प्रोडक्ट्स आर कायरल, ठीक है। और 16 का डी कैसे होगा? 16 का डी कैसे होगा? 16 का डी कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन। हाँ। फॉलोइंग आर द कर्व्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहले वाले पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, दूसरे वाले पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तीसरे वाले में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। वन इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद द नेगेटिव एनर्जी चेंज, ठीक है। दूसरे वाले केस में 2 इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN2 विद पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ये भी ठीक है। 3 इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन विद लार्ज एनर्जी एक्टिवेशन इन द फर्स्ट स्लोएस्ट स्टेप, ये भी ठीक है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन SN2 का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम हम सबका बताए थे। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट में हम लोग का रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि हम लोग का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो तो चलो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम लोग हीटिंग कर देंगे। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट कर देंगे, इतना हीटिंग नहीं करेंगे कि एलिमिनेशन हो जाए, इतना ही हीटिंग करेंगे कि हम लोग का एलिमिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रहे केवल। तो हम लोग का एंडोथर्मिक बिहेवियर वाला पार्ट तो कवर हो जाएगा उधर से, बट सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो दोनों के दोनों SN2 के लिए हो रहा है। और दूसरे वाले केस में एक इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट SN2 में तो बनता नहीं है। और कार्बोकेटायन बनना अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहले वाले में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड, ये SN1 रिएक्शन है, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट?
सर सेकंड पार्ट का एडवांस वाले का क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन मतलब कैसे आ रहा? 1 मिनट बता रहे हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 13 बोला ना? यस सर, मल्टीपल करेक्ट। इसमें ए ऑप्शन कैसे आ रहा? यस सर। आना क्या चाहिए? सर मतलब ओटीएस तो ऊपर से मतलब होना चाहिए ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सही है। ओके। यस सर। चलो ध्यान दो कि हम बताए थे तुम लोग उस दिन, अगर तुम लोग को याद है, एक बार लेक्चर देखिएगा तो पता चल जाएगा। हम लोग का रिएक्शन कार्बन पे हो रहा है कि ऑक्सीजन पे हो रहा है? यस सर, ऑक्सीजन पे हो रहा है, समझ आ गया। तो कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए ओटीएस तो सही जगह पे है। ये हम उस दिन शायद बताए थे, एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किए थे। ध्यान रखना है इस चीज का थोड़ा।
सर 18th क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 49 49 ये वाला है क्या? नहीं 49 अच्छा हाँ यही वाला है ये हाँ यही वाला है पहला सवाल तो ये है, बस हमको ये बताओ ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन देगा या SN2 देगा? CH3Br SN1 रिएक्शन देगा या SN2 देगा? बे नालायक इंसान, लिखवाया है ये द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, उसमें ये कंपाउंड लिखवा रखा है कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है? ओके सर सर यहाँ पे SN2 ऐसे भी देख सकते हैं ना कि मतलब एक्सेस में है तो वो सॉल्वेंट बना रहा है तो सॉल्वोलिसिस से हो सकता है SN2 होगा। नहीं, सॉल्वोलिसिस में SN2 कब से होने लग गया? सॉल्वोलिसिस में तो SN1 होता है, सॉल्वोलिसिस बोलते ही SN1 को है। ओ सॉरी सर, वो मतलब मेरा मतलब था वो दूसरा कुछ था। मतलब तो कुछ और ले लिया और आंसर मिलाने के लिए बोल दिया बस, ठीक है, बट गलत है वो स्टेटमेंट। नाइट्रोजन लोन पर कोऑर्डिनेट किया CH3 के ऊपर, Br हटेगा यहाँ से तो CH3 के साथ NH3+ आएगा, SN2 हुआ स्टेप। NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H है, यहाँ से H हटा दो तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 के साथ NH2 आएगा। अब उसके बाद क्योंकि ये एक ही मोल दे रखा है तो हम लोग का जो दूसरा CH3Br है इस पे नाइट्रोजन वाला पार्ट फिर से लोन पर कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ से ब्रोमीन वाला पार्ट हटेगा तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 NH2 CH3 और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, फिर से H हटेगा तो यहाँ से H को हटा देते हैं। फिर हम लोग के केस में प्रोडक्ट ऐसा कुछ आएगा, कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, फिर से ये CH3Br के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, इसको हटाएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो काम करते हैं, यहाँ से H को हटा देते हैं और Br को भी हटा देते हैं ओवरऑल। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना शुरू हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन एक और कार्बन, इस पे अभी भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो SN2 रिएक्शन करना चाहेगा अभी भी। तो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके जब Br को हटाया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि इस बार हम लोगों के पास रिएक्शन वाले पार्ट में कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन कार्बन और यहाँ वाले पार्ट में एक और कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा? तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और इसके साथ जो Br- हटा वो भी आ जाएगा, अमोनियम ब्रोमीन वाला पार्ट, ऐसा सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ दिख रखा है सबसे साइड में। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज 4 CH3 यूनिट और Br- उसके साथ अटैच्ड फॉर्म में दे रखा है, तो हर जगह SN2 था, ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया, ऑब्टेन्ड बाय SN2। NH3 इज अ न्यूक्लियोफाइल, एकदम सही स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन सही हो गया। रिएक्शन इज थ्रू SN1, आइदर SN2 होगा या SN1 होगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। 4 इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो उल्टा बोल दिया ना, CH3Br का 4 इक्विवेलेंट यूज हुआ है, नाइट्रोजन तो एक ही यूज हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। समझ आया? हाँ ना, कुछ तो बोल दे, समझ आया कि नहीं आया? यस अब इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा, इस चीज को हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलते हैं, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तो वहां पे हमको ये बताना नहीं पड़ेगा, उसी रिएक्शन का पार्ट है। हर जगह नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग मिथाइलेशन बोलते हैं, इसका एक पर्पस है, पार्टिकुलरली हॉफमैन एलिमिनेशन में आता है ये चीज, बट मालूम होता है, तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन आराम से बोला जा सकता है। ये सर मतलब मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन करना चाह रहा था ना कि CH3Br है वो एक्सेस में है तो उसको मतलब पोलर एप्रोटिक मीडियम मान के SN2 ऐसे मतलब सोच सकते हैं। सोचा जा सकता है काइंड ऑफ, बट स्टिल उस तरीके से मत सोचना, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड और कोई रिएक्शन दे ही नहीं सकता। ये सर हो गया पूरा। ओके, और भी था भाई वो, ये मैच द कॉलम भी था। ये सर 3 4 5 बन गया, ये सर। ठीक है, बाकी लोगों को बना लेने तो बन गया, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, क्लास एंड करते हैं, क्योंकि
20 मिनट का क्लास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, 20 मिनट में पढ़ा पाएंगे, दिक्कत ये है। तो आराम से कल क्लास लेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना था? कॉम्प्रिहेंशन में तो नहीं बोले थे शायद कुछ भी। हम 3 4 5 को कॉम्प्रिहेंशन ट्राई कर रहे थे। मैच द कॉलम था, मैच द कॉलम। कॉम्प्रिहेंशन 3 4 5 कहाँ है भाई कॉम्प्रिहेंशन? ठीक है, अगर इतना ही डाउट है तो तुम लोगों का तो फिर ठीक है, फिर तो कल आराम से। तो बाकी बचा हुआ है इवन सीबी रिएक्शन और हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनता है, ये दोनों टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। कल के क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना, 3 बजे से क्लास शुरू हो सकता है कभी भी, तो थोड़ा एक्टिव रहना उस टाइम पे। हम ग्रुप में भी मैसेज डाल देंगे, तो उस टाइम पे एक्टिव रहना। हो सकता है 3 बजे हो जाए, हो सकता है 2:50 में हो जाए, हो सकता है 3:15 में हो। तो नहीं भी रहेगा तो उस केस में अपना क्वेश्चंस वगैरह कुछ सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। और अगर डाउट है तो फिर पूछो। ऑल्दो हमको नहीं लगता है कि इसमें डाउट होना चाहिए। जो तुम्हारा मैथ द कॉलम, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वो सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और अगर तो रवि तुमको डाउट नहीं है तो तुम जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है डाउट। बनाई नहीं है, ऐसा ही बोल दे नहीं है डाउट, बिना बनाए हुए कि हाँ सर डाउट नहीं है, जाइए जाइए छोड़िए, है भाई। नहीं मतलब देख लिए थे। देख लिए थे। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इन होमवर्क को ट्राई कर लेना, ज्यादा बेटर होगा। जो जो क्वेश्चन बच गए हैं अब इन सब टॉपिक्स के, उन सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। 1 मिनट देते जा रहे हैं होमवर्क, ताकि ये टॉपिक हम लोग का पूरा ही कंप्लीट रहे। नहीं ठीक है, 1 सेकंड, कल पढ़ाने दो हाँ कल पहले टॉपिक पढ़ाने दो, तब होमवर्क देना। इवन सीबी और हॉफमैन एक बार पढ़ा देंगे तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का सारा कुछ एक ही बार कवर हो जाएगा। तब उसके बाद हम आराम से होमवर्क देंगे, ज्यादा बेटर है कल के बाद होमवर्क दे। हाँ रवि बोलो। सर ऐसे ही एमएससी से भी पूरा दे देना जितना भी हम लोग बना सकते हैं। हाँ कल दे दे, कल कल जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो एम एस चौहान से क्वेश्चन अपने आप दे देंगे। 3 4 5 क्वेश्चन जो वो है ईआई एलिमिनेशन का और एनजीपी रिएक्शन का, तो 4 5 क्वेश्चन को मार्क कर देंगे हम, ये क्वेश्चन नहीं करना है। बाकी एम एस चौहान सारा क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से कल के बाद। कल तक रुक जाओ, ताकि एक ही बार में मिसलेनियस वे में शुरुआत करें। सारा टॉपिक तुमको मालूम है, एक बार रिवीजन हो गया तुम लोगों का, तो एम एस चौहान से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मेडिकल वाले लोग, तुम लोग चाहो तो एम एस चौहान कर सकते हो, अभी कर सकता है प्रैक्टिस, ताकि ऑर्गेनिक अच्छा हो जाए। भारी क्वेश्चन है बट ऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा उससे। बट तुम लोग जब एक बार ऑर्गेनिक खत्म हो गया, तो उसके बाद तुम लोग अपने रिलेवेंट क्वेश्चन जो एलियन का बुकलेट है, या फिर जो तुम्हारा हम लोग का केमिस्ट्री का बुकलेट है ऑर्गेनिक का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो उतना ही बनाना है। अभी भारी क्वेश्चन सीख लो, ताकि ऑर्गेनिक अच्छा हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए कि ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छा है। तो इसमें हल्के हल्के क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अभी टाइम भी लग रहा है क्वेश्चन में, 10 मिनट 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी के प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा माथा नहीं मारना उसमें कि एकदम बिल्कुल भारी क्वेश्चन है, क्यों करा सर रहे हम हैं, लोग फिर जितना से मत मतलब सोचना। अभी हम लोग का जितना रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, हम्म, इतना से मतलब हम लोग मतलब अगर कोई नया कुछ आ जाए तो वो बता सकते हैं मतलब। अगर मतलब अभी नहीं बता सकते, कुछ है मतलब 20% 30% जो हम बोले थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म और बाकी है। तो हम लोग रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही शुरू करेंगे, उसमें बहुत सारा मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मैकेनिज्म, अगर तुम लोग को नाम देखना है ना, तो मैकेनिज्म यही सब है, ये सारा नाम हम दिखाते चले जा रहे हैं। एक तो तुम्हारा फ्री रेडिकल हो चुका अपना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चुका अल्कीन वाले में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 हो गया, SN2 SNI हो गया। उसके बाद फिर तुम लोग एलिमिनेशन में E1 हो गया, E2 हो गया, T1CB बाकी रह गया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन तो हम लोग कर चुके हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो चुका। तो इसके आगे में देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कवर होगा। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है SN2TH। ऑल्दो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका बेसिक मैकेनिज्म तो मालूम पड़ चुका, बट स्टिल ये टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा, विद प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन वहां पे कवर हो जाएगा। उसके बाद बचा हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन है, बहुत ही स्टैंडर्ड। ये हम लोग का एक टॉपिक बाकी है। फिर उसके बाद उसी में SN2AR रिएक्शन, और इसके अलावा इसी में एक दो छोटे छोटे और मैकेनिज्म है, बेंजाइन मैकेनिज्म, बहुत ही यूनिक टाइप का मैकेनिज्म है, बट मैकेनिज्म एग्जैक्टली इतना ही है।
अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑलमोस्ट 2 दिन का टॉपिक है, 2 लेक्चर में मतलब 4 घंटे का टॉपिक है, बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है उसमें, तो 4 घंटे उसमें कवर हो गए। तो उसके बाद फिर हम लोग का बेंजीन से रिलेटेड कुछ टॉपिक बचेगा, उसमें मैकेनिज्म पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 2-3 ही है, बट उसके अलावा फिर हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो अगर इतना सीख लेंगे तो उसके बाद चाहे तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, लेकिन मतलब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रिएजेंट आ जाता है कि हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं। अब मतलब एकदम सिंपल सा सजेशन, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम बेसिक से चलो, मतलब एसिड बेस रिएक्शन से चलो, और उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फाइंड करने की कोशिश करो, तो उससे हम लोग फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगा। बट अभी थोड़ा सा बाकी है, मतलब वो 4 टॉपिक बाकी है जो तुम्हारे सामने दिखा है, 4 के अलावा एक का 2 का और टॉपिक है जो बहुत अलग टाइप का है। वो मतलब ऐसा है कि वो प्रॉपर मैकेनिज्म में बेंजाइन अगर वो मालूम होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। बट बाकी इन जनरल सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो मतलब केवीपीवाई के लिए मतलब और मतलब क्या क्या कर लेना चाहिए, मतलब जितना हम लोग का हुआ उसके अलावा? जितना पढ़ा है पहले उसको रिवाइज कर, मतलब जितना पढ़ रखा है उसका ही रिवीजन बहुत बड़ा चीज है, उतना ही लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो पढ़ रखे हैं उसका अगर रिवीजन अच्छे से हो जाएगा तो स्कोर अपने आप किया जा सकता है। हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपका 70% सिलेबस अच्छे से हो रखा है ना, आप कोई भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। 70% सिलेबस होना चाहिए प्रॉपरली। तुम लोग का मैथ्स फिजिक्स मान लो पूरा कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री में तुम लोग का ऑलमोस्ट 70% हो चुका है, तो उतना ही कर लेंगे अगर तो बहुत ज्यादा। लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि 100% सिलेबस करेंगे तभी हम एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। 100% सिलेबस नहीं करना होता है, एक मिसकंसेप्शन है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा रैंक लाना है, अगर आपको 1000 के अंदर रैंक लाना है तो 100% चाहिए होता है, बट ऐसा नहीं है। लोग हमेशा सोचते हैं 100% कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं, उसके चक्कर में जो पढ़ा हुआ है वो भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते। तो उतना नहीं सोचने का है। हाँ जैसे ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें जितना पढ़ रखे, और अभी केवी से पहले कुछ कुछ और टॉपिक्स कराएंगे अभी हम, एटलीस्ट एरोमेटिक कंपाउंड तो हो ही जाएगा पूरा, तो उससे तुमको आइडिया लग जाए कि हाँ ये सब जनरल टॉपिक्स है जो कर सकते हैं। मान लो कि अगर ऑर्गेनिक का सवाल आता है नेम्ड रिएक्शन का, वो छूटेगा, चलो कोई बात नहीं। उस तरह का एक सवाल होगा एक नेम्ड रिएक्शन का, बाकी SN1 SN2 E1 E2 मतलब अल्काइल अल्कोहल कवर हो चुका। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताएंगे और SN ए रिएक्शन बताएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव का टॉपिक खत्म हो चुका। तो ओवरऑल सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, मतलब 60% ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का, बाकी एक सवाल 2 सवाल तो तुम्हारा उससे रहेगा, क्या बोलते हैं, जीओसी आइसोमेरिज्म और यस यस। नोमेनक्लेचर से रहेगा। तो आराम से किया जा सकता है, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन है कि पुराने जो दूसरे टॉपिक्स है उनके क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, उनके रिवीजन अच्छे से कर लो। ये सब एडवांटेज होना चाहिए कि हम जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से कर ले पहले। वो तो अभी जब जनवरी में मेंस का एग्जाम तो 2 साल से होना शुरू हुआ, पहले जब अप्रैल में एग्जाम होता था तो फरवरी में सिलेबस कंप्लीट होता था सबका, सारे लोगों का सिलेबस फरवरी में कंप्लीट होता है, जबकि मार्च में बोर्ड का एग्जाम है। तो जनवरी के लास्ट वीक में नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ये टाइमलाइन होता था सिलेबस का। तुम लोग का मान लो फिजिक्स का और मैथ्स का सिलेबस सितंबर अक्टूबर में खत्म हो गया, तो सफिशिएंट टाइम है बाकी चीजों का रिवाइज करने के लिए। वो तो दिसंबर में बोर्ड ऐसा शेड्यूल में डाला है कि हम क्या ही बोले, मतलब उस चक्कर में तो हम लोग का सारा प्लानिंग ही चौपट हो गया। 10th वालों को लेकर के भी जो प्लानिंग था कि उनको 11th क्लास का ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे, वो भी प्लानिंग चौपट हो गया। बोर्ड के टाइम पे अब क्या है कि 2 महीने तक हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम लोगों में तो पढ़ा भी रहे, बट 10th वालों को तो पढ़ा ही नहीं सकते। अगर उन लोगों का बोर्ड बिगड़ गया ना तो घर वाला आकर के मारेगा हम लोगों को, तो इसलिए बोर्ड में रिस्क नहीं ले सकते 10th वालों में, इसलिए उन लोगों को 2 महीने पहले से सर क्लास। मतलब कुछ लोग थोड़ा ज्यादा ही ओवर रेट कर देता है बोर्ड का मार्क्स को, मतलब अरे कुछ। तुम लोग ऐसा सोचता है ना, तुम लोग का मार्क्स ठीक ठीक है, बट पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। पेरेंट्स लोग तो उनके जिंदगी में है ही क्या, 10th बोर्ड 12th बोर्ड और इंजीनियरिंग एग्जाम में अच्छा कर ले बच्चा। उनके जिंदगी में ये 3 ही तो एग्जाम है, उसके बाद तो फिर बच्चा जॉब में आ गया तो फलना कंपनी में चिल्ला कंपनी में, बस यही चलता है। नहीं तो फिर यूपीएससी का तैयारी करके उधर अगर कुछ कर लिया तो कर लिया। बट पेरेंट्स की लाइफ में तो ये 3-4 ही तो वो है ना क्वालिफिकेशन। और कुछ अच्छे पेरेंट्स हैं तो ओलंपियाड भी है। मोस्टली पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे को ही मालूम है, पेरेंट्स को तो मालूम भी नहीं होता। बहुत रेयरली हम देखे हैं पेरेंट्स लोग को ओलंपियाड का मालूम होता है, केवीपीआई का मालूम होता है, एनटीएससी का मालूम होता है। उनके दिमाग में अब जैसे 10th में एक बच्ची है, तो उसके पेरेंट्स का ये था, हिमांगी करके लड़की है, उसके पेरेंट्स का एकदम बिल्कुल कि बताइए इसका हाफ ईयरली में नंबर ही नहीं आ रहा, आप लोग पता नहीं 11th पढ़ाते रह गए 10th पढ़ा ही नहीं। और वो घर में मतलब खुद भी टीचर है, तो क्वेश्चन एक पूछे तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, मतलब बस तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, उसके पापा फट गए और विशाल सर को कॉल करके सुना दिए पूरा। तो फिर हम कॉल बैक किए उनको कि, और वो ये हमको लगता है कि अगस्त की बात है,
जबकि उस टाइम पे बोर्ड भी नहीं था और हम लोग से अगस्त के बाद वैसे भी क्लास बंद करने वाले थे, केवल 10th क्लास का रिवीजन चलता। तो आर बैच में स्टूडेंट थे तो हम बताए कि हम लोग रिवीजन का जो प्लान किया उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर आप रैंडमली कहीं का भी सवाल पूछेंगे तो उससे काम नहीं होने वाला। 10th क्लास का इनका सिलेबस हो चुका है, हम लोग रिवीजन कराना है, टेस्ट लेना है। अभी उसका हर एक एग्जाम में फुल आ रहा है, हर एक एग्जाम में। हाफ ईयरली में भी उसका सारा में फुल मार्क्स आया था। तब उसके पेरेंट्स को समझ में आ गया। अब उसके पेरेंट्स को विशाल सर सुना दिए कॉल करके। तो अब पेरेंट्स लोग का एस्पिरेशन ही कुछ और है। बच्चा खुद ही बोल रहा है कि सर हम लोग को 10th के मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद से पढ़ रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं। लेकिन पेरेंट्स लोग का है थोड़ा, क्योंकि अगर बोर्ड बिगड़ गया तो जिंदगी भर बोर्ड का मार्क्स लगा रहेगा। तुमको मालूम है कि 90% और 95% या 99% सब एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को मतलब नहीं है। 90 से नीचे चले गए तो ठीक है, पहला डिजिट 9 की जगह 8 हो गया तो थोड़ा दिक्कत है, भले 89.8 क्यों ना हो, बड़ा दिक्कत है। बट पहला डिजिट अगर 9 है तो बस हो गया काम। लेकिन पेरेंट्स लोगों के लिए पहला डिजिट के बाद दूसरा और मैटर करता है आजकल, तो इसीलिए दिक्कत है। 99 ले आएगा तो 99 की जगह 99.5 क्यों नहीं, 99 की जगह 100 क्यों नहीं? बोले पागल वागल है क्या? मजाक थोड़ी चल रहा है, क्यों लाना है 100? जरूरत क्या है 100 लाने का? लेकिन है, लोगों का एस्पिरेशन है वैसा। तो इसीलिए मतलब 12th क्लास का एग्जाम है, जैसे तुम लोगों से हम कल सवाल पूछे थे कि फायदा क्या हुआ फिर स्कूल करने का। तुम लोग एक चीज सोचो, जैसे हाँ बितानिया तुम बताओ, तुम्हारे लिए ज्यादा रिलेवेंट सवाल है। डीपीएस में कितना फी लगता है 1 साल का? तो 2 महीने का 14 है अराउंड। 2 महीने का 14,000, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि 12 महीना है तो 6 टाइम हो गया ना, 14 × 84 84,000 हो गया। और एडमिशन फी भी लगता होगा तुम लोगों का हर साल। हाँ, एडमिशन फी भी लगता है और प्लस मेंटर का 1.5 लाख अलग। वो तो चलो हम काउंट नहीं कर रहे, वो तो है कि कोचिंग है तो तुम्हारा पर्सनल चॉइस था। बट एडमिशन फी कितना लगता है? वो भी शायद 15 या 20 अराउंड लगता है। हाँ, वो जो जब कोई री एडमिशन होता है तो 15-20 होता है, अदरवाइज अगर फ्रेश एडमिशन लेते हो तो 40-50 शायद हाँ 70,000। हाँ, फ्रेश का तो ज्यादा। हाँ, तो चलो मान लो कि हम 20,000 उसको लेके चलते हैं, 84,000 इधर हो गया। तो इसका मतलब चलो 16 भी लेके चलते हैं, मतलब 1 लाख रुपए 1 साल का फी है। मेरा पूरा बचपन निकल गया। केंद्रीय विद्यालय का फी पता है कितना था जब हम शुरू किए थे पढ़ना 1 क्लास से? 15 रुपए पर महीना, 3 महीने का फी 45 रुपए लिया जाता था। और जब हम छोड़े तब उसके इसमें 710 या 715 ऐसा कुछ था, डिवाइड कर लो जो फिगर डिविजिबल निकल के आया, शायद 750 रुपया था, ऐसा कुछ था। 750 भी नहीं था, 710 ही रुपया था, जहां तक हमको ध्यान है। मतलब वो डिवाइड कर लो 3 से, जो भी वैल्यू हो मंथली उतना लगता था। मतलब 3 मंथ का ये फी है। तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2-4 हजार रुपए में वो लास्ट 10th क्लास में मेरा सब कुछ हो गया। तो फिर और हम 12th क्लास का एग्जाम पूरा 2 साल का मेरा 14,000 लगा था, नॉन स्कूलिंग हम किए थे। तो मतलब मेरा पूरा बचपन से लेकर के जो 12th क्लास तक का पढ़ाई है वो उतने में हो गया जितना 1 साल लग रहा है। फायदा क्या हुआ? मतलब अगर देखा जाए तो फायदा है, वो भी हम बताएंगे क्या फायदा है। बट तुम लोग क्या लगता है क्या फायदा हुआ? इंग्लिश का भी एग्जाम खराब, उसका भी फायदा नहीं हुआ, और बाकी कोचिंग लेना ही पड़ा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कूल वाले तो पढ़ा नहीं रहे। तो इस सेंस में तुम लोग को ऐसा लगेगा शुरुआत में कि सर कोई फायदा नहीं है स्कूल करने का, उससे अच्छा है कि हम लोग नॉन स्कूलिंग ही कर ले। ऐसा हो सकता है ऑल्दो, जैसे 10 तक आप अच्छे स्कूल से पढ़ लो फिर नॉन स्कूलिंग कर लो, क्योंकि उसका फायदा हमको समझ में आता है। हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं तो उसका एक डिमेरिट ये है कि हम लोग का इंटरपर्सनल स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल, ये सब अच्छा नहीं है। किसी से इंग्लिश में बात करना तो बहुत हेजिटेशन होता है। तो ये सब स्किल सेट आपको एक अच्छा स्कूल में डेवलप करते हुए मिल जाएगा। अगर कल को सब लोग जॉब करेगा ही करेगा, जब भी जॉब करने जाएंगे तो वहां पे आपको ये स्किल काफी हेल्प करता है। आपका अपना पर्सनल स्किल है बट स्टिल आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो 10 तक तो एक अच्छा स्कूल थोड़ा जरूरी है। 11th 12th में मिस कर सकते हैं, 11th 12th में फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशली अगर आप मतलब साइंस बैकग्राउंड में आ गए तो 11th 12th में मिस कर दो स्कूल, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 तक थोड़ा हेल्प करता है। और 10th अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं है और 11th 12th में अच्छे स्कूल में आ गए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरा भाई एक डीपीएस में ही पढ़ा है 2014 में, 2013, हाँ 14 में जब हम बोकारो पहुंचे थे तो वो 11th 12th में गया था, मतलब 15 में पास आउट हुआ है। तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह सब वैसे ही रह गया जैसे पहले से था। तो बचपन से वहां पढ़ने का फायदा है। 11th 12th में साइंस के हिसाब से पढ़ाई का फायदा नहीं है। तो वहाँ का कल्चर आपको सीखने को मिलता है, बोलने वालने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे तुम लोग है मान लो स्कूल में डीपीएस में है या फिर ये जीजीपीएस है, चिन्मया है, तो यहाँ सबके बच्चे लोगों को देखता है कि वो लोग बिहारी टोन में बात नहीं करता है। तो वो एक बेनिफिट है, बिहारी टोन में ही लोग बात करते हैं। जैसे मेरे को बात करते कोई भी देख करके ऐसा नहीं बोलता कि बिहार से है, अनटिल अनलेस कि हम करके बात करें। तो एक्सेंट नहीं लगता है बिहारी टाइप का। ऑल्दो हम जिस स्कूल से पढ़े हैं वहाँ पे वैसा ही था। तो
मेरे केस में थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, बट अदरवाइज तो मेरे जितने दोस्त लोग हैं वो ऐसा ही बात ही करता है कि लगता है बात मुंह खोलते ही पता चल जाएगा बिहार से है। तो ये चीज उतना अच्छा नहीं है, आगे जाने के बाद उतना अच्छा फीलिंग नहीं आता है इस चीज को लेकर। अब जैसे मेरे ऑफिस में अभी हम जहाँ पे है तो ऑलमोस्ट 5 लोग मेरे पोजीशन पे, मतलब काफी अच्छे पोजीशन पे हम, तो वहां पे 5 लोग बिहार से हैं। बाकी लोगों को कॉम्प्लेक्स फीलिंग भी होता है कि सब लोग बिहार वाले ही भर गए इसमें, मतलब ऑलमोस्ट 20 लोगों में 5 लोग बिहार से हैं और सब लोग वही हम करके बात करता है, कोई मैं वे करके बात नहीं करता, सब लोग उसी टाइप का है। अरे अच्छा फीलिंग आता है ऐसे ही बात करने का है। बाकी लोग हम लोग के साथ जब बात करता है तो वो लोग हम करके बात करने लग गया है, मतलब कि अरे हम ऐसा कर रहे थे सर, हम ऐसा कर रहे थे सर, वो लोग मतलब हम लोग से बात करके अब हम लोग के लैंग्वेज में आ गया है। तो लेकिन वो एक्सेंट अलग है, एक्सेंट में उन लोग का बिहारी वाला चीज नहीं होता। वो अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज वहीं से डेवलप हो रहा है, वो अच्छे स्कूल का फायदा है, बट स्टिल मतलब ये बोल देना कि कोई फायदा नहीं है स्कूल का, कोई फायदा नहीं है, ये फायदा तो है, नो डाउट फायदा है। स्पेशली बिहार जैसे जगह में तो फायदा है। अभी एटलीस्ट अगर हम देखें तो बिहार झारखंड जैसे जगह में काफी फायदा है, क्योंकि वहां पे मतलब बाहर का दुनिया इतना ऐसा है जो जिनको नहीं मालूम कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से फायदा है। हाँ ये है 11th-12th में मिस कर लो स्कूल, ठीक है, साइंस वाले लोग हैं एकदम ठीक है, मेंटर से ज्वाइन करना एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा भूल था, ये तो दोनों लोग का पैसा बर्बाद हो गया, उससे अच्छा हम ही को देता, हम पार्टी वार्टी कर लेते मजे से, है कि सर नहीं? आपको इंग्लिश में बात करना होता है मतलब सब जगह? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग वाला स्टार्टअप वाले वर्ल्ड में इंग्लिश वगैरह चीज नहीं चलता, लेकिन एटलीस्ट जैसे होता नहीं कभी मीटिंग वीटिंग है तो इंग्लिश में तो बात करना ही होगा एनी हाउ, वो स्किल तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। हम कर सकते हैं इंग्लिश में बात, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे कि ये करने की आदत नहीं है बचपन से कभी, तो इसलिए हेजिटेशन है बस एक। तुम लोगों को तो इंग्लिश में इतना सारा लाइन लिखाते हैं ना लंबा लंबा, तुम्हारे बैच में तो नहीं लिखाते, बट जो नॉर्मल बैच होता है उसमें तो 7-8 लाइन ऐसे लंबा लिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, बट वही है कि हेजिटेशन है बस, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आप सुकून से बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एक हेजिटेशन है, तो ठीक है। बाकी इंग्लिश इंग्लिश नहीं, सब हिंदी चलता है इधर, मस्त हिंदी में बात करता है सब, हिंदी से ज्यादा गाली चलता है इधर। बताएंगे तुम लोग को बहुत सारी चीज बताएंगे, तुम लोग को भी एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ कि हम गए हैं ऐसे जगह पे जो एक बहुत फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, क्योंकि इस तरह का सर एक्सपीरियंस ये बहुत वो जरूरी है। वाला जिसमें मतलब वो टेस्टिंग पोर्टल वाला का बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ और ये है, दूसरा? आएंगे अभी बोकारो तो बताएंगे, मजा आएगा तुम लोग को भी। आईपीएल देखता है जी तुम? नो सर। आईपीएल देखा था अभी रिसेंट वाला? नो सर। चलो कोई यस बात नहीं, सर। देखा था, उसमें उसमें देखा था ऋतिक रोशन का एड? नहीं। नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, छोड़ो, चल मारो, तो पता चल जाएगा तुम लोग को, आएंगे बोकारो तो बताएंगे उसके बारे में। तुम लोग को जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं ना उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, और जो मेडिकल वाले लोग हैं उन लोगों को भी हेल्प मिलेगा, जब उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा तो मे भी हो सकता है हेल्प मिले मेरे से, देखते हैं बात करते हैं उसके बारे में। सर चलो आ कब है? प्लान तो है मेरा 2 तारीख को आने का, देखते हैं टिकट्स वगैरह का, तो 2 तारीख को आ जाएंगे, और नहीं हुआ तो उसके अगले संडे तो आएंगे ही आएंगे। 2 तारीख को अगर आएंगे तो 2-3-4 मतलब 2-3 दिन थोड़ा सोच रहे हैं प्लान करके आएंगे, और नहीं हुआ तो फिर 10 तारीख वाले पार्ट में, मतलब 9 तारीख को आएंगे तो 9, 10, 11, 12 इस टाइप का थोड़ा लंबा 3-4 दिन आ जाएंगे। और कुछ किसी को पूछना है तो बताओ। चलो ठीक है, तो होमवर्क हम तुम लोगों को लिख करके भेज देते हैं, मार्क कर देते हैं इसमें, आराम से होमवर्क कंप्लीट कर लेना, कल आराम से क्लास लगाएंगे, टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना, उस टाइम पे थोड़ा एक्टिव रहना, सो मत जाना, ठीक है? बाकी ग्रुप में भी मैसेज डाल देते हैं। आज के लिए क्लास ये पेड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।